प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहा था, आज अपना देश ही नहीं पूरा विश्व महामारी जो कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। तो मेरे को मालूम है कि बहुत हद तक आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में दिक्कत आई होंगी और दिक्कतों का सामना कर रहे हो। तो जो बच्चा बहुत पहले से तैयारी कर रहा था उसकी पढ़ाई में रुकावट आई है और मैं इस रुकावट को और आपका साथ देने के लिए पहले ऑफलाइन और अब ऑनलाइन शुरुआत कर रहा हूं। तो घबराने की बात है नहीं, मैं आपके साथ हूं। वो चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे कम समय में ज्यादा तैयारी। गणित की जो समस्याएं हैं, मैं अपने आप को गणित का तांत्रिक नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी तो जो भी समस्याएं हैं गणित की वो आपको हल मिलेगी। कमेंट बॉक्स में आप नीचे आपका जो क्वेश्चन है वो डालें, अगले दिन आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और आपके जो भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस बारे में ये शेयर करें कि विकास सर आज से ऑनलाइन है और वो चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे जो बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपके सामने होंगे और आप तुरंत चुटकियों में 15 से 20 सेकंड के अंदर उस प्रश्न का हल या ऑप्शन टिक कर पाएंगे। तो ज्यादा समय मैं बर्बाद करूंगा नहीं, क्योंकि अब डेली मिलन होगा अपना। तो चैप्टर स्टार्ट करता हूं। वो चैप्टर जो आपको किसी किताब में नहीं, किसी किताब में आपको चैप्टर नहीं मिलेगा, लेकिन उस चैप्टर के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में, जो भी आप कंपटीशन एग्जाम दोगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, हेड कांस्टेबल, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो, जो भी एग्जाम आप देने बैठोगे तो एक या दो क्वेश्चन आपको उस चैप्टर के मिलेंगे। तो स्टार्ट करता हूं। चैप्टर का नाम है संख्या। चैप्टर का नाम है संख्या। संख्या पद्धति चैप्टर आपको किताबों में मिलेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं केवल संख्या की। संख्या जो है क्या है कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है बताने का, क्योंकि आप विकास शर्मा से पढ़ रहे हो, हर चीज आपको मिलेगी। तो संख्या जो है, ये संख्या का निर्माण अंकों से होता है। संख्या का निर्माण किससे होता है? अंकों से। अंकों की बात करें तो अंक 0 से 9 तक, 0 से 9 तक ये आपके अंक हैं। अब 2 या 2 से अधिक अंक आपस में मिलेंगे तो संख्या का निर्माण होगा। तो टोटल जो अंक है 0 से 9 तक यानी 10 अंक होते हैं, और 9 से आगे जो भी होगा वो होगी अपनी संख्या। इसके बाद प्रश्न बढ़ता है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता देता हूं कि इसमें स्टूडेंट क्या करता है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट दिमाग लगाता है कि संख्या सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य, प्राकृत, पूर्ण, 6-7 मेरे याद हैं, तो लगभग 10-11 प्रकार की तो होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या कितने प्रकार की है, तो संख्या केवल 2 प्रकार की होती है। संख्याओं के प्रकार पूछे जाएं तो 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है वास्तविक संख्याएं, पहला प्रकार है वास्तविक, और दूसरा जो प्रकार है वो है काल्पनिक। तो संख्या कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक संख्या आपको जल्दी लेके चलूंगा चैप्टर से। तो काल्पनिक संख्या जो है, काल्पनिक की पहचान है कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस चिन्ह आता है, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस का चिन्ह आता है तो वो संख्या काल्पनिक होगी, और सभी संख्याएं क्या होती हैं इसके अलावा? वास्तविक। जैसे अंडर रूट -5 काल्पनिक है, अंडर रूट -1 काल्पनिक है, अंडर रूट -7, ये सब संख्याएं क्या हैं? काल्पनिक। इनके अलावा जो भी संख्या बच गई वो संख्या होंगी वास्तविक। जैसे 0, 5, 3/7, √7, -√6, सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक है। इसके बाद काल्पनिक संख्या, अंडर रूट के अंदर माइनस काल्पनिक संख्या है, तो अंडर रूट -1 ये काल्पनिक संख्या है। इसका स्पेशल नाम दिया गया है आयोटा, इसका स्पेशल नाम है
आयोटा, छोटे आई से इसको लिखेंगे। ये अब की बार ALP असिस्टेंट लोगो पायलट में पूछा गया प्रश्न था कि निम्न में से काल्पनिक संख्या कौन सी है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया था आई। आई का मतलब यहाँ पे इनपोर्ट यानी स्याही नहीं है, आई का मतलब है आयोटा, और आयोटा का मतलब है √-1 यानी कि काल्पनिक संख्या। इसके बाद आगे बढ़े तो काल्पनिक संख्याओं के कोई प्रकार नहीं है। वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या दो प्रकार है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार परिमेय और दूसरा प्रकार अपरिमेय। परिमेय जो संख्या है, परिमेय संख्या की पहचान छठी सातवीं क्लास में पढ़ी होगी कि जो संख्या बटे के रूप में, यानी जो संख्या p बटे q के रूप में होगी वो संख्या परिमेय होगी। यहां इस q के लिए शर्त है कि q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो जो संख्या बटे में होगी वो परिमेय। सीधे देखते ही पहचान जाओगे। जैसे मैं लिखूं 5/6 कौन सी संख्या है, तो 5/6 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। इसके बाद दूसरी पहचान कि जिस संख्या का पूरा वर्गमूल हो वो संख्या भी क्या होगी, परिमेय। तीसरी बात करें तो शांत आवर्ती वाली संख्याएं, शांत आवर्ती वाली संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। अब शांत आवर्ती क्या है, पूरा वर्गमूल क्या है, इसके बारे में आपको बताएं। जैसे आपसे पूछा जाए कि √9 परिमेय है या अपरिमेय, तो √9 इसका वर्गमूल अगर निकाला जाएगा तो वर्गमूल होगा ±3 यानी 3। तो पूरा वर्गमूल है, इसलिए ये संख्या क्या है, परिमेय है। शांत आवर्ती की बात करें तो दो कंडीशन बढ़ती है। पहली कंडीशन कि आपसे पूछा जाए 31.12345 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो इसके लिए क्या है कि ये पॉइंट और पॉइंट के बाद कितने भी अंक आए लेकिन वो अंक रुक जाने चाहिए। अगर रुक गए अंक तो वो संख्या परिमेय है। अगर मैं ये करता हूं 31.12345 और यहाँ पे डैश डैश लगा, इसका मतलब है कि ये अंक रुक नहीं रहे, और नहीं रुक रहे तो ये संख्या होगी आपकी अपरिमेय। और यहाँ पे अंक रुक गए तो इसलिए ये संख्या होगी क्या, परिमेय। अब की बार रेलवे ग्रुप डी में एक प्रश्न था 3.333, ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय, तो इस परिभाषा के हिसाब से ये संख्या अपरिमेय होगी, क्योंकि यहाँ पे अंक क्या, रुक नहीं रहे। तो यहां से क्या करेंगे, इस बात को 3.3333 ये चल रहा है तो इसको अपन रोक सकते हैं। रोकेंगे कैसे, 3 बार में आ रहा है तो 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, यानी 3 के ऊपर डंडा रख देंगे, और डंडे से तो भले रुक गए, ये तो क्या है, संख्या है। तो यहां से 3.3 के ऊपर बार, संख्या रुक गई तो इसलिए ये क्या है, परिमेय। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो अंक राजी रुक जाएं या फिर अंकों को रोकना पड़े, यानी गैर राजी। रुक जाने चाहिए, रुक गए तो परिमेय और नहीं रुकेंगे तो अपरिमेय। अब अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो ये नोट कर लेना, क्योंकि ये बातें हर बार और हर जगह लिखी हुई नहीं मिलती। नोट के अंदर ये है कि बात चलती है यहां पाई की। पाई कौन सी संख्या है, पहली बात करें कि वास्तविक है या काल्पनिक है, तो ये पाई जो है वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि काल्पनिक की पहचान आपको ये बताई गई है कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस है तो काल्पनिक।
तो पाई का मान आपने 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ा होगा 22/7। तो यहाँ पे बटे में चल रहा है सिस्टम और ये संख्या जो है वास्तविक है, लेकिन अब बात आती है कि परमेय या अपरमेय। तो आपको बता दूं कि जो पाई है, पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई एक क्या है? अपरमेय संख्या है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये पाई अपरमेय संख्या क्यों है? पाई का मान तो 22/7 होता है और बटे में है तो ये संख्या परमेय होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि पाई का जो मान है, पाई का मान 22/7, ये पाई का फिक्स मान नहीं है, ये पाई का लगभग मान है। कैसा मान है? लगभग मान है। पाई का जो मान है वो ज्ञात किया था आर्यभट्ट ने, और आर्यभट्ट को खुद को भी नहीं मालूम कि पाई का फिक्स मान क्या है। पाई का लगभग 3.14 ऐसे चलता है मान। अब इसको आप देख के ये बताओ कि ये परमेय या अपरमेय। अंक रुक नहीं रहे तो इसलिए ये संख्या क्या होगी? अपरमेय। अगर आपसे पाई की बात की जाती है, केवल पाई की, प्रश्न ये आता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई अपरमेय संख्या है। लेकिन जब प्रश्न ये आ जाए कि 22/7, 22/7 कौन सी संख्या है, तो 22/7 होगी आपकी परमेय संख्या, क्योंकि ये क्या है? बटे में। अगर प्रश्न आता है 3.14 कौन सी संख्या है, तो 3.14 भी क्या होगी? परमेय संख्या। तो नोट के अंदर ये है कि पाई तो अपरमेय संख्या है, लेकिन इसके मान 22/7 और 3.14 ये परमेय संख्या होते हैं। रेलवे में कम से कम 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद अगला जो नोट है, जैसे पाई की बात की थी वैसे ही एक संख्या चलती है ई। ई जो है ये लघु गुणक का बेस होता है। तो यहां पे ये जो ई है, ये ई जो है, ये ई भी कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या। इसका लगभग मान 2.7। अगर आपसे पूछा जाए कि ई कौन सी संख्या है, तो ई अपरमेय संख्या होगी। अगर आपसे पूछा जाए 2.7 को ऐसी संख्या है, तो वो संख्या होगी परमेय। इसके बाद इनके प्रकार चलते हैं कि परमेय संख्या पूर्णांक, अपूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, ये। लेकिन ज्यादा टाइम अपन लेंगे नहीं संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं की बात करें तो ये सभी संख्याएं परमेय के अंदर होंगी। जैसे पहली संख्या प्राकृत, दूसरी संख्या पूर्ण संख्या, तीसरी यहां ऐड कर देता हूं पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। ये भी सभी संख्याएं हैं। अब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है कि जो सामान्य रूप से अपन गिनती में काम लेते हैं। परिभाषाएं मैं लिख पाऊंगा नहीं, इतना टाइम है नहीं, परिभाषाएं याद आपको करनी भी नहीं है। तो प्राकृत संख्या जो सामान्य रूप से गिनती में काम लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये संख्याएं क्या है? प्राकृत है। इसके बाद पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में क्या करना है कि यहाँ 0 से शामिल नहीं था, यहाँ 0 शामिल नहीं था, पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाएगा। जैसे 0, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से। 0, 1, 2, 3, ये संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। बात करें पूर्णांक की तो यहां देखो प्राकृत में सभी संख्याएं प्लस की यानी 0 से बड़ी, पूर्ण के अंदर 0 से स्टार्ट, और पूर्णांक में 0 से पीछे आप चले जाओ, यानी माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याएं और 0, ये सभी क्या है? पूर्णांक है। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब है पूर्ण प्लस अंक, यानी अंक क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। जैसे 5 पूर्णांक है, माइनस का 7 पूर्णांक है। आपसे पूछा जाए कि -5.3, तो ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूरा अंक नहीं है। ठीक है। इसके बाद सम संख्या की बात करें तो सम संख्या सभी जानते होंगे कि जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है, वो
संख्याएं क्या होती हैं, सम होती है। या फिर ऐसे ध्यान रखो कि अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 ये आता है तो वो संख्याएं सम है। विषम की बात करें तो अंत में ये नहीं आना चाहिए, यानी कि अंत में क्या आना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्या क्या होंगी, विषम होंगी। इसके बाद भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य का मतलब है कि भाग जाना चाहिए किसी दूसरे का, यानी कि खुद को और एक को छोड़ दो, खुद को और एक को छोड़ के किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है तो वो संख्याएं भाज्य होती हैं। एक को छोड़ेंगे, 2 की बात करें तो 2 में किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए भाज्य नहीं है। 3 में किसी का भाग नहीं जाता खुद के अलावा और एक के अलावा। 4 में जाता है, 4, 6, 8, 9, 10, ये संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य की बात करें तो इसमें किसी दूसरे का भाग नहीं जाता, यानी खुद का और एक का ही भाग जाएगा। तो यहां से सबसे स्टार्ट करेंगे, 1 को छोड़ेंगे, 1 के बाद 2, तो 2 में किसी का भाग नहीं जाता इसलिए अभाज्य है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, ये संख्याएं क्या है, अभाज्य है। अब जो पर्सन बढ़ता है, ये तो परिभाषाएं सबके याद हैं, पर्सन जो पूछे जाते हैं वो आपको बता रहा हूं। पर्सन ये है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट। पूर्ण संख्या की बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक नहीं बता सकते क्योंकि माइनस अनंत, माइनस की सारी संख्याएं पूर्णांक है, तो माइनस में चलते रहो, सबसे लास्ट माइनस अनंत आएगा और अनंत का कोई मतलब, यानी अनंत अपने आप में क्या है, अपरिभाषित है, इसलिए सबसे छोटा पूर्णांक नहीं बता सकते, सबसे बड़ा पूर्णांक नहीं बता सकते। इसके बाद सम संख्या की बात करें तो सम संख्या जो है, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 सबसे छोटी सम संख्या है। इसके बाद विषम, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1। भाज्य की बात करें, ये प्रश्न अब की बार पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। लेकिन आपसे घुमा के प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, मैं ये बोलूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, 9, जो विषम है और क्या है, भाज्य है। ये प्रश्न पूछ सकता है आपने से। इसके बाद अभाज्य की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। कम से कम रेलवे में 3 बार ये प्रश्न आ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ऐसा ही प्रश्न कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 होगी। इसके बाद अपने से ये पूछे कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो उत्तर देंगे 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो उत्तर देंगे 3। अब ये जो 2 है, इसकी एक खास बात है कि 2 ऐसी सम संख्या है, 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 के अलावा जितनी भी सम संख्या होगी वो सारी की सारी भाज्य होंगी, लेकिन 2 ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है। ये आपकी संख्या कंप्लीट है। इसके बाद गुणनखंड स्टार्ट करेंगे। तो ये जो बातें आपको बताई गई हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि सबसे छोटी प्राकृत, सबसे छोटी पूर्ण, भाज्य, अभाज्य, ये सब आप याद करोगे। और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे प्रश्न लिख देना, अगले दिन आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा।